तो चलिए बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने चल रहा हूँ कि अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाने पर क्या होता है। जैसा कि आप देखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक बोतल में हम ले लिए हैं अम्ल। यह है आपका एक बोतल जिसमें लिए हैं हम अम्ल, ये देखिए अम्ल। और एक बोतल और ले लिए हम जिसमें हम लिए हैं क्षारक। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बोतल है, एक में अम्ल लिए हैं और एक में क्षारक लिए हैं। जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाएगा, यानी कि दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, तो तीसरा क्या बनेगा? तो बच्चों जो तीसरा बनेगा आपका वो होगा लवण और जल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाएगा तो आपको मिलेगा लवण और जल। इस तरह की अब क्रिया यदि आपको सीखना है तो आप सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर आपको संपूर्ण विज्ञान का अभ्यास पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमको मिलता है लवण और जल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों। यानी कि अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अम्ल, तो अम्ल चाहे जो अम्ल ले लीजिए। जैसे आप लिए हैं HCl, तो ये HCl आपका एक प्रकार का अम्ल है। और हम दूसरे वाले बोतल में ले रहे हैं NaOH। तो बच्चों जो HCl है वो अम्ल है और NaOH जो है वो आपका क्षारक है। दोनों को मिला दिए हैं तो मिलाने से आपका बनेगा लवण। लवण का मतलब होता है NaCl और जल का मतलब हो गया H2O। बस हो गया कंप्लीट। ये हो गया आपका उदासीनीकरण। ये है आपका उदासीनीकरण। बहुत से बच्चों को नहीं कम समझ में आ रहा होगा, तो चलिए देख लिए ना कि उदासीनीकरण कैसे। हमने एक ही पॉइंट में बताया है आपको। जब भी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाएगा तो लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यदि इसका आपको रिएक्शन लिखना है तो जैसा आप देख रहे हैं अम्ल, अम्ल के नीचे हमने यहाँ पर लिया है एक HCl जो अम्ल होता है। यहाँ पर है आपका क्षारक, क्षारक के स्थान पर हमने लिया है NaOH। दोनों को जब आपस में मिलाए हैं तो हमारा बना NaCl जिसको हम लवण कहते हैं, और बन गया हमारा जल जिसको हम H2O कहते हैं। देखा आपने कि कितनी आसान तरीके से हमने HCl और NaOH को मिला करके NaCl और H2SO4 बनाया है। अब चलिए देखते हैं कि अम्ल में कौन सा आयन होता है। तो बच्चों जो अम्ल होता है इसमें होता है H+ आयन। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो भी अम्ल होगा उसमें H+ आयन पाया जाएगा और जो भी क्षारक होंगे उसमें OH- आयन पाया जाता है। यानी कि बच्चों क्षारक के अंदर हमेशा OH- होगा और अम्ल के अंदर हमेशा H+ आयन होगा। तो बच्चों आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या अम्ल में उपस्थित H+ आयन को हम गिन सकते हैं या फिर क्षारक में उपस्थित OH- आयन को गिन सकते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में जो प्रश्न आया है उस प्रश्न का उत्तर है हाँ, H+ आयन को हम गिन सकते हैं और OH- आयन को भी हम गिन सकते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन कितना है, उसको हम कैसे गिनेंगे। तो चलिए आज मैं आप सब लोगों को एक नया बताने चल रहा हूं जिसमें आप H+ आयन और OH- आयन दोनों को गिन सकते हैं। तो बच्चों बहुत समय पहले जब अम्ल और क्षारक में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन को नहीं गिना जा सकता था, तो एक हमारे महान वैज्ञानिक जिनका नाम है सोरेंस, बच्चों नाम याद कर लीजिएगा, यही नाम है सोरेंस। सोरेंस ने एक ऐसे स्केल की स्थापना कर दी जिसके द्वारा हम इस विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन को गिन सकते हैं। तो बच्चों उस स्केल का नाम था pH स्केल। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं उस स्केल का नाम था pH स्केल। तो यही बच्चों स्केल है जिसके द्वारा हम H+ आयन OH- आयन को गिन सकते हैं। बच्चों जो pH स्केल है, चलिए इसका भी चित्र देखते हैं, उसको समझते हैं कि pH स्केल होता क्या है वास्तव में। तो चलिए इसको भी मैं आपको चित्र की सहायता। तो चलिए बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है और आपके सामने आ चुका है यहाँ पर pH स्केल। बच्चों आप सभी लोगों का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और आप सभी लोगों को सामने यहाँ पर आ चुका है pH स्केल। तो बच्चों जो pH स्केल था, इसकी बनावट और इसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिक जो हमारे थे उनका नाम था
सोरेंस। बच्चों सोरेंस जो है वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इस पीएच स्केल का निर्माण किया। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को ज्ञात करना, यानी कि जो कोई विलयन होगा उसमें कितने अधिक H+ आयन होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि H+ आयन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी विलयन के अंदर H+ आयन कितना होता है, और यदि किसी विलयन दूसरे में OH- आयन कितना होता है। तो बच्चों इस स्केल के द्वारा हम H+ आयन और OH- आयन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पीएच स्केल में जो उपस्थित P का अर्थ है उसको समझते हैं। तो बच्चों P का अर्थ होता है पोटेंज। तो बच्चों यहाँ पर आप देख लें, P का अर्थ होता है पोटेंज, ये होता है P का अर्थ। P का मतलब होता है पोटेंज। बच्चों पोटेंज का जो नाम होता है उसका अर्थ है शक्ति, यानी कि पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। तो जहां पर भी पी आपको दिखे, पी का अर्थ होता है पोटेंज, पोटेंज माने होता है शक्ति। बच्चों जब भी पी का अर्थ आए तो समझ जाइएगा कि पी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पोटेंज के लिए, और पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं पीएच स्केल पर। तो बच्चों पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन अथवा OH- आयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप देख ही लिए हैं कि किसी भी विलयन के अंदर कितने H+ आयन हैं और कितने OH- आयन हैं, इनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0 से लेकर के 14 तक पूरा अंक लिखा होता है इसमें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 14 अंतिम वाला जो अंक है वो आपका है 14। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीएच स्केल है उसके ऊपर आपको नंबर लिखे हुए हैं। तो ये नंबर क्यों लिखे गए हैं? इन नंबरों का भी कोई राज होगा, यानी कि इन नंबरों का क्या राज है, क्यों लिखे गए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको इन नंबर का क्या प्रयोग है। तो बच्चों जब भी आप यहाँ 0 से बढ़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, यानी कि आपका H+ आयन बढ़ता रहेगा, यानी कि जैसे ही आप इधर साइड में जाएंगे तो H+ आपका घटना शुरू हो जाएगा, और इधर आएंगे तो आपका H+ बढ़ता शुरू हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 0 है, 0 से जैसे इधर बढ़ते चला जाएंगे आपकी क्षारीयता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि OH का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये लाल वाला, तो लाल वाला है आपका OH, यानी कि इस साइड पे आपको मिलेगा OH- आयन और इस साइड पर आपको मिलेगा H+ आयन। बच्चों इधर होता है OH-, यानी कि जैसे जैसे आप 0 से 14 की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो आपके OH आयनों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, और जैसे आप इधर से 0 की साइड बढ़ते हुए चले आएंगे तो आपका H+ आयन बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए बच्चों स्केल में जो नंबर लिखे हैं इन नंबरों को बताते हैं। तो बच्चों ये जो सबसे बीचों बीच में अंक 7 लिखा गया है, इसका अर्थ होता है उदासीन, इसका अर्थ होता है उदासीन, यानी कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वो बच्चों विलयन उदासीन है। यानी कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वो विलयन आपका उदासीन होगा। जैसे पीएच बराबर हमको मिल गया है, देखिए ये हो गया आपका यहाँ pH बराबर 7, इसका मतलब है कि विलयन उदासीन है। उदासीन का मतलब है ना तो वो अम्ल है और ना ही वह क्षार है। उदासीन है, इसमें ना तो अम्ल वाला कोई गुण होगा और ना ही क्षार वाला होगा। अब देखिए जैसे 7 से आगे की ओर आते हैं यानी कि 0 की ओर बढ़ते हैं, इस तरह आप देख लीजिए 7 से कम होंगे तो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होने पर आपका विलयन अम्लीय होगा। जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो विलयन अम्लीय है भाई। हाँ याद कीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं इसे भूल भी जाते हैं। जब भी आपका पीएच मान 7 से कम मिले, ध्यान दीजिए पीएच मान 7 से कम, 7 से कम तो अम्लीय, यानी कि 7 से कम पीएच मान होगा तो अम्लीय। अच्छा 7 से ज्यादा होगा तो क्या? 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा तो क्या भैया? 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय, ये है, यानी कि 7 से ज्यादा तो क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। अच्छा 7 हो गया तो 7 हो गया तो उदासीन, ये हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि जब भी आपका विलयन
7 से कम होगा तो अम्लीय यानी कि H+ की संख्या ज्यादा, क्योंकि अम्ल में H+ होता है, अम्ल में H+ होता है, यानी कि 7 से कम pH मान यानी कि H+ की संख्या में वृद्धि यानी कि H+ ज्यादा। और 7 से ज्यादा होने पर आप यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे हम 7 से ज्यादा की ओर बढ़ रहे हैं, ये हरा वाला पोर्शन आपका कम होता चला गया है, यानी कि जैसे जैसे 7 से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा OH बढ़ेगा, यानी कि OH की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। कब बढ़ेगी? 7 से ज्यादा होने पर ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे अधिकतम OH मान हमको कब मिलेगा? जब pH मान 7 होगा। जब pH मान आपका 7 होगा, 7 नहीं होगा 14, यहाँ पे जो है 14, यानी कि जब भी आपका pH मान 14 होगा तब आपका OH सबसे ज्यादा होगा। और H+ कब ज्यादा होगा सबसे? जब आपको pH मान 0 मिलेगा, यानी कि 0 pH मान पर अम्ल सबसे बढ़िया वाला होगा, मतलब तेज अम्ल होगा। तो यहाँ आप देख लिए कि हम pH स्केल किसे कहते हैं? ऐसा स्केल जो अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में अंतर निकाल करके हमें बता सके कि इसमें H+ की संख्या कितनी है और OH- की संख्या कितनी है। तो चलिए बच्चों, जिस सूत्र के द्वारा हम pH मान निकालते हैं सबसे पहले वो सूत्र देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं pH का सूत्र, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हो गया विलयन का pH, विलयन, यहाँ पर देख रहे हैं विलयन का pH मान। तो ये देख लीजिए विलयन का pH मान कैसे निकालेंगे आप? तो विलयन का pH मान निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना होगा, -log(10) ब्रैकेट के अंदर H+ आयन, ये होगा आपका सूत्र। इसी के द्वारा आप pH निकाल सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, हमको OH निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी सूत्र है आपका विलयन का, ये देख लीजिए विलयन का POH, ये हो गया आपका POH मान। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जब भी आप विलयन का POH मान निकालना हो तो इसके लिए आप लिखेंगे माइनस में log(10) ब्रैकेट के अंदर OH- आयन। तो ये हो गया आपका POH का मान निकालने वाला सूत्र। देख लीजिए कि आप pH निकालना होगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और POH निकालना होगा तो उसके नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। एकदम क्लियर है भाई बात। अब चलिए कि देख लेते हैं कि H+ और OH में क्या संबंध है, यानी कि H+ आयन और OH- आयन के बीच में क्या संबंध है, यानी कि रिलेशन बिटवीन, हिंदी में लिखते हैं आपका, तो H+ आयन तथा OH- आयन में संबंध, इसको देख लीजिए, ये है आपका संबंध। तो इसको चलना है हमको देखने के लिए कि H+ आयन और OH- में क्या संबंध होता है। क्या H+ और OH में कोई संबंध होता है? तो बच्चों सही सोचा है आपने, होता है संबंध। क्या होता है इसको देख लीजिए आप, H+ और OH यानी कि H+ आयन का और यहाँ पर देखिए POH- आयन, दोनों को मिलाने पर आपको अधिकतम मान मिलेगा 14, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ये है आपका, यानी कि pH और POH दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 14 मिलेगा, यानी कि अधिकतम मान मिल जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको स्केल का पूरा मान मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विलयन का pH मान, विलयन का POH मान भी निकालना हम सीख गए हैं। अब चलिए बच्चों, इसके आगे थोड़ा चलते हैं। अम्लीय कब होगा इसको भी आप पता चल गया, क्षारीय कब होगा ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, उदासीन का मतलब क्या है नहीं जाने होंगे। तो उदासीन का मतलब है जैसे पानी पीते हैं तो आपको ना खट्टा लगता है और ना ही कड़वा लगता है, होता है ना। पानी पिएंगे तो ना कड़वा लगेगा ना खट्टा लगेगा, मतलब जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि उदासीन है भैया 7 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि pH स्केल, ये स्केल। अब उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों सूचक। अब चल रहे हैं सीखने के लिए सूचक, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं हम सूचक। चलिए, जगह तो है नहीं, चलिए बताते हैं आप सूचक। तो चलिए बच्चों, अब आप सीखेंगे सूचक, जैसा कि आप इंतजार भी कर रहे थे कि सर ने कहा था सूचक बताने के लिए। तो चलिए आपके बोर्ड के सामने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बहुत बड़ा सा एक सूचक। सूचक का मतलब होता है बच्चों सूचनाएं देना, जो हमको सूचनाएं देता है उसी को हम कहते हैं सूचक। जैसे फिल्म में आपने देखा था कि एक गब्बर था, गब्बर ने कालिया से कहा कि कालिया कितने आदमी थे, तो कालिया ने कहा था सरदार
2 आदमी थे। यह देख लीजिए, गब्बर जो है कालिया से कहता है कि कितने आदमी थे, तो कालिया कहता है सरदार 2, यानी कि जो कालिया है सरदार को सूचना देता है कि 2 ही आदमी थे। तो यहाँ पर आपका जो कालिया है ये सूचक का काम कर रहा है, यानी कि सूचनाएं दे रहा है। किसको दे रहा है सूचनाएं? तो गब्बर को दे रहा है। बच्चों इसी तरह से रसायन पर विज्ञान में भी कई प्रकार के सूचक होते हैं जो हमको सूचनाएं देते हैं कि ये अम्ल है कि क्षारक है। बच्चों जैसे आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर एक प्रकार का विलयन हम भर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या रख दिया है? विलयन। अब इस विलयन को आपको पहचानना है कि यह विलयन अम्ल है कि क्षारक है। यह विलयन आपका अम्ल है या फिर क्षारक है, आपको इसी विलयन में पहचान करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? सूचक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सूचक का। जब आप सूचक का प्रयोग इस विलयन के ऊपर करेंगे तो आपको सूचक जानकारी दे देगा कि यह विलयन अम्ल है कि क्षारक है। तो बच्चों कालिया ने क्या जानकारी दिया था कि सरदार 2 आदमी है। कौन कौन से? एक तो अम्ल है और दूसरा वाला क्षारक है। तो यहाँ जो सूचक है, सूचक ही बताएगा कि अम्ल है कि क्षारक है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि सूचक क्या होता है बच्चों, कि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो हमें किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन अर्थात अम्ल अथवा OH- आयन अर्थात क्षारक की सूचनाएं देता है, सूचक कहलाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों वह रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में अपने रंग को परिवर्तित कर लेता है, सूचक कहलाता है। बच्चों सूचक जो होता है ये अपने रंग को बदल लेता है। जैसे अम्ल में जाएगा तो दूसरा रंग देगा, क्षारक में जाएगा तो दूसरा रंग देगा। जैसे आजकल के पार्टी के विधायकों को देख लीजिए, कभी किसी पार्टी में रहेंगे तो उस रंग के दिखाई देंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो अपने रंग को बदल लेते हैं, उसी पार्टी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आपके सूचक भी हैं, अम्ल में होंगे तो किसी और रंग के रहते हैं, क्षारक में जाते ही अपने रंग को बदल लेते हैं। ये सूचनाओं का मूल गुण है, इसी के द्वारा हम पहचानते हैं कि अम्ल है कि क्षारक है। तो बच्चों यहाँ आपने देख लिया होगा कि किसी भी विलयन का हम अम्ल है या क्षार है जानकारी लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक आपके 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सूचक जो है आपका ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होते हैं प्राकृतिक, यानी कि पहले से ही बने रहते हैं प्राकृतिक सूचक। यहाँ नाम से ही आपको पता चल गया होगा प्राकृतिक सूचक। तो जैसे प्राकृतिक सूचक जो होते हैं इन्हें कोई बनाता नहीं है, ये पहले से ही बने रहते हैं, इनको हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों हल्दी है, आपका हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। जैसे आपका नींबू नहीं होगा, हल्दी के बाद आ जाता है आपका लाल पत्ता गोभी। बच्चों लाल पत्ता गोभी भी हम नहीं बनाते हैं, हमको प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है, तो ये भी एक प्रकार का सूचक है। और अगला सूचक है आपका गुड़हल का फूल। बच्चों गुड़हल का फूल जो है यह भी एक प्रकार का सूचक है जो कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम इनका प्रयोग अम्लीय विलयन में या फिर क्षारीय विलयन में प्रयोग करते हैं, इसको आप आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं दूसरा वाला सूचक। तो दूसरा सूचक आपका आ जाता है संश्लेषित सूचक। यह है संश्लेषित सूचक। तो बच्चों संश्लेषित सूचक जो होता है इसको हम अपने लैब में बनाते हैं, इसको लैब में बनाया जाता है। संश्लेषित सूचक को, जो संश्लेषित सूचक है इसको बच्चों लैब के अंदर बनाया जाता है। एक जो संश्लेषित सूचक हैं ये एक प्रकार के दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षारक होते हैं। बच्चों जो संश्लेषित सूचक है ये एक प्रकार का क्या है? दुर्बल क्षारक या फिर दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक ही आपको सूचक कहलाते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि सूचक के द्वारा ही अम्ल और क्षारक की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से सूचक होते हैं, उन सूचकों का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होगा और क्षारीय माध्यम में कैसा होगा। बच्चों तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जितने सूचक बताए हैं उन सूचकों की एक लिस्ट तैयार करेंगे और उनका अम्लीय विलयन में कैसा रंग होगा, क्षारीय विलयन में कैसा रंग होगा, उन रंगों को हम पहचान करके अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान करेंगे। तो चलिए बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में देख लीजिए, लिख दिया है मैंने सूचक, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन। यानी कि बच्चों जब हमने आपको बताया था कि जो सूचक होते हैं ये अम्लीय विलयन में या फिर क्षारीय विलयन में अपने रंग को बदलते हैं, यानी कि रंग को परिवर्तित करके हमको ही जानकारी देते हैं कि
कि अम्लीय विलयन है कि क्षारीय विलयन है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने सूचक बताया था उन सभी सूचकों को देखते हैं कि कैसा रंग देते हैं, कितने प्रकार के रंग बदलते हैं। तो जैसा कि आपने पहला सूचक देखा था, हल्दी होता है। ये जो हल्दी है ये आपका प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हमने बताया था लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, यहाँ भी हमने इसको बताया था कि यह भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसी तरह से जो आपका तीसरा हमने बताया था लिटमस, ये जो लिटमस है बच्चों ये भी प्राकृतिक सूचक ही है। अगला आपको मैंने बताया था एक और सूचक था जिसका नाम था बच्चों, याद कीजिए क्या था, तो उसका नाम था गुड़हल। ये हो गया आपका गुड़हल। अब चलिए इसके बाद देखेंगे हम संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक में सबसे अगला नंबर आएगा आपका मेथिल ऑरेंज। ये देख लीजिए मेथिल ऑरेंज, ये आपका जो है संश्लेषित सूचक है बच्चों। इसीलिए मैंने रंग को भी बदल कर लिखा है, क्योंकि सूचक का काम है रंग बदलना, तो हम भी अपना रंग बदलेंगे, क्यों ना हम बदले रंग अपना। अगला है फिनोल्फथैलीन, ये है अगला आपका फिनोल्फथैलीन, ये है आपका अगला सूचक फिनोल्फथैलीन। ये भी अपना रंग बदलता है, तो हम भी रंग बदलेंगे, काहे हम ना रंग बदलें भाई। तो चलिए अब इन सभी का हम देख लेते हैं कि अम्लीय में कैसा रंग होगा और क्षारीय में कैसा रंग होगा। तो चलिए इसके लिए हम एक अलग मार्कर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कलर में रहेगा तो आप भी कलर में रहेंगे। तो चलिए हल्दी है, जैसे अम्लीय माध्यम में होगी तो पीली होगी, ये देख लीजिए पीला रंग देगी। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला रंग देगी और क्षारीय माध्यम में भूरा लाल देगी बच्चों, ये देख लीजिए भूरा लाल। तो हल्दी आपको अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगी, पीला रंग देगी, और जब क्षारीय विलयन होगा तो भूरा और लाल रंग देगी। इससे हम पहचानेंगे कि यह क्षारीय है कि अम्लीय है। इसी तरह से आपका जाता है लाल पत्ता गोभी बच्चों, तो लाल पत्ता गोभी अम्लीय में डाल देंगे तो आपको लाल रंग देगी, अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगी और क्षारीय में हरा रंग देगी। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि अपने रंग को बदल रही है, यानी कि जो आपकी पत्ता गोभी है ये अपने रंग को बदल रही है। अम्लीय में लाल थी तो क्षारीय में जाते ही हरा रंग का हो जाएगी। इसी तरह से आपका लिटमस है, अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस, नीला लिटमस जो होगा आपका लाल रंग देगा, देख लीजिए नीले से लाल होगा, और क्षारीय माध्यम में आपका लाल लिटमस नीला होगा, इसको याद कर लीजिए। अगला आ जाता है आपका गुड़हल। तो बच्चों जो गुड़हल होगा वो अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग देगा, गुलाब की तरह होगा, गुलाबी। और जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाएगा हरा हरा होगा, यानी कि लाल गुड़हल हरा होगा। मेथिल ऑरेंज, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेथिल ऑरेंज। तो चलिए देखते हैं कि मेथिल ऑरेंज कैसा रंग देगा। तो ये होगा अम्लीय में लाल, मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय में रहेगा लालू लाल, और जाते ही क्षार में हो जाएगा ये आपका पीला। तो देख लीजिए ऑरेंज जो होता है वो लाल होता है, फिर बाद में पीला हो जाता है। आपका फिनाथैलिन, फिनाथैलिन रंगहीन, ये हो गया आपका रंगहीन लिखना था बच्चों, तो ये हो गया रंगहीन, यानी कि जो फिनाथैलिन है अम्लीय विलयन में रंगहीन होगा, क्षारीय विलयन में जाते ही ऑरेंज कलर का होगा। ये हो गया आपका खत्म। इस तरह से आप देख लिए हैं सूचक, कितने सूचक होते हैं, इन सूचकों की क्या कार्य होते हैं, इनको भी आप देख लिए हैं। अब चलिए हम देखेंगे अगला जल का आयनिक गुणनफल। तो बच्चों जल का आयनिक गुणनफल बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं जल का आयनिक गुणनफल। चलिए बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है और आप सीखने वाले हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो बच्चों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जल का आयनिक गुणनफल बताऊंगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल, ये हो गया आपका आयनिक गुणनफल। देख लीजिए जब भी आपसे पूछा जाए कि जल का आयनिक गुणनफल बताइए तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि किस स्थिर ताप पर। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको याद करने में कहीं दिक्कत ना आए। यहाँ पर लिखेंगे हम स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर
जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन देख लीजिएगा, हाइड्रोजन आयन का मतलब है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में OH- आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे बच्चों जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, हम इसे KW से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये हो गया खत्म। तो चलिए यहाँ पर मैं पढ़कर एक बार सुनाता हूँ, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ अथवा हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं बच्चों। यहाँ पर अथवा नहीं होगा, H+ आयन तथा यहाँ पर लिख दीजिएगा तथा हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं बच्चों। किसी जल के अंदर H+ आयन और OH- आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे बच्चों हम KW से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका जल का आयनिक गुणनफल, KW बराबर H+ आयन दूसरे ब्रैकेट में OH- आयन। ये हो गया जल का आयनिक गुणनफल। ये देख लीजिए कंप्लीट कोर्स, ये आ गया आपका जल का आयनिक गुणनफल। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि बच्चों क्या हमारे दैनिक जीवन पर पीएच का कोई महत्व है, यानी कि जो हमारा रोजमर्रा का काम है, रोज जो काम करते हैं, क्या उस पर भी पीएच अपना कहर ढालता है, यानी कि पीएच भी उसके ऊपर क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि पीएच हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्यों महत्वपूर्ण है कि नहीं है, इसको हम जानने के लिए कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन होता है, इसमें पीएच की कुछ ना कुछ भूमिका अवश्य होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या पीएच की भूमिका होती है। तो सबसे पहला है पौधों एवं जंतुओं के लिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला नंबर हम देखेंगे पौधों एवं जंतुओं के लिए। ये आपका पहला नंबर जंतुओं के लिए, यानी कि पौधों और जंतुओं पर पीएच क्या प्रभाव डालता है। तो बच्चों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 यानी कि 7 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है, परास पर कार्यरत होता है, कार्य करता है। तो ये देख लीजिए जो हमारा शरीर होता है, इसका पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होगा, तभी हम शरीर से सुचारू रूप से काम ले सकते हैं, पेड़ पौधे आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने कि 7 से लेकर 7.8 पीएच तक मान होने पर सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इससे कम होने पर या इससे अधिक होने पर हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ही खराब असर पड़ता है। तो दूसरा नंबर हम देखेंगे मृदा पर। दूसरा नंबर आपका आ जाता है मृदा। यहाँ आप देख रहे हैं मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ये देख लीजिए। दूसरा नंबर आपका है मृदा। तो बच्चों जब आपके खेतों की मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 5.5 से कम, यानी कि जब भी आपके खेतों की मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो आपके खेत की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों आप अपने खेत के पीएच मान को 5.5 से कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि इससे कम होने पर आपके फसल पर बहुत ही खराब असर पड़ेगा, आपकी फसलें अच्छी प्रकार से पैदा नहीं होंगी। इसलिए मृदा का जो पीएच मान होना चाहिए 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगला आ जाता है आपका हमारे पाचन तंत्र का। तो बच्चों पाचन तंत्र, ये अगला है पाचन
तंत्र। तो बच्चों ये देख लीजिए कि ये पाचन तंत्र क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में भी एक प्रकार का अम्ल बनता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अम्ल। देख लीजिए गैस्ट्रिक अम्ल, यही हमारे पेट के अंदर बनता है बच्चों, गैस्ट्रिक अम्ल। जब यही गैस्ट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है तो आपके पेट के अंदर जलन होने लगती है, आप उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, आप जल्दी से जाकर के डॉक्टर के पास से दवा लेते हैं और आपका पेट ठीक हो जाता है। यानी कि जब भी आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में बन जाता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है, जिसको अम्लता कहते हैं। इसी अम्लता का हम समापन करने के लिए इनो पीते हैं। इनो जो है अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पाचन तंत्र पर भी अम्ल प्रभाव डालता है। अगला है आपका मुख पर, अगला आपका है मुख। तो बच्चों ये अगला नंबर आप देखेंगे मुख। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे मुख पर पीएच का क्या प्रभाव। तो बच्चों जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, से कम, यहाँ देखिए जब भी आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो आपके दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों का क्षरण का मतलब होता है कि दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। कब खराब होंगे? जब आपके मुख का पीएच मान 5.5 से कम होगा। जब आप ब्रश कर लेते हैं ना, तो ब्रश करने से आपके मुख का जो अम्ल होता है वो समाप्त हो जाता है और फिर से आपका जो पीएच मान होता है वो मेंटेन हो जाता है। बच्चों ये उन्हीं लोगों को होता है जो कभी ब्रश नहीं करते हैं, इसलिए ब्रश रोज कीजिएगा, चाहे दातून से ही घिस लीजिए लेकिन घिसिए जरूर। इससे घिसने से आपका दांतवा हरदम चकाचक रहेगा। यानी कि मुख का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो दांत से गया, यानी कि दांत से हाथ धो लेंगे आप। इसीलिए कहते हैं ना कि रोज दांतों की सफाई करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, तो बच्चों ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो ये अम्लीय वर्षा जो है इसका पीएच मान 5.6 से कम होने पर इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, से कम। यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी का पीएच मान 5.6 से कम होगा तो उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जब आपके खेतों में जाती है तो ये आपके खेतों को बंजर बना देती है, उसमें कुछ भी फसल नहीं होती है। और यही पानी जब बहते हुए नदियों तक चला जाता है तो यह नदियों के पानी के साथ मिल जाता है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा का जल है ये नदियों के पानी के साथ मिलता है और नदी के पानी का पीएच मान कम कर देता है, जिसके कारण नदियों में रहने वाले जीव जंतु का जीवन संकटमय हो जाता है। इसीलिए हमें अम्लीय वर्षा से बचना है। अम्लीय वर्षा से कब बचेंगे? जब कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। तो चलिए ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको मजाक में जोक में नया से नया अध्याय समझाऊंगा। इसी में मैं आप सभी लोगों को अगला अध्याय पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बच्चों धातु एवं अधातु। और मैं आज एक गणित का वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आप उसको भी देखिएगा और उसको भी देखिए। लगातार बने रहिए चैनल के साथ, जिससे मैं आप सभी लोगों को हाई स्कूल में अच्छी से अच्छी सहायता कर सकूं और अपने आसपास में आप अच्छा अंक हासिल कर सकें। यही मेरा लास्ट उद्देश्य है। चलिए बच्चों अब आपके सामने आने वाला है कि कास्टिक सोडा। तो बच्चों कास्टिक सोडा क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, आज हम कास्टिक सोडा के बारे में ये सब जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कास्टिक सोडा को वास्तव में बनाया कैसे जाता है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है कास्टिक सोडा। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। तो बच्चों जब भी हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार प्राप्त होता है, यानी कि जो अभिक्रिया आप करवा रहे हैं इसमें क्लोरीन भी मिलता है और क्षार भी मिलता है। इसी कारण से इस अभिक्रिया को
क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि क्लोरीन और क्षार प्राप्त होने की क्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम ये ले लिए हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने लिया है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब इसमें H2O भी होगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराया है। ये हो गया आपका विद्युत धारा, यानी कि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर हमको मिलता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। तो ये बच्चों इतना पूरा हमको प्राप्त होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Na है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2, ये हो जाएगा आपका 2 NaCl, ये हो गया Cl2 मिल गया है, 2 Na। अब यहाँ पर देखिए H2 आपका 2 निकल चुका है, यहाँ पर 1 ही दिखा रहा है अभी भी, यानी कि 2 2 4 होने चाहिए। यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका समीकरण संतुलित, यानी कि 2 NaCl प्लस 2 H2O। विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर हमको मिलता है NaOH Cl2 और H2 गैस। तो इस तरह से ये आपका हो गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम कैसे बनाते हैं, बनाने का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है हमने उसको भी यहाँ पर लिखा है। मेरी आशा है कि यह आपको समझ में आया होगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं और कास्टिक सोडा को कैसे प्राप्त किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि रिव्यू ना करना पड़े, आगे बता देते सब तो थोड़ा और अच्छा होता। तो चलिए फिर से मैं बता देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका समीकरण है NaCl प्लस 2H2O, क्रिया करवाने पर हमको मिलेगा 2 NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, इतना प्राप्त होगा भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ही हमने आपको सरल शब्दों में, यानी कि आसान शब्दों में सिखाया है। इससे आसान शब्द कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं इतना इंटरटेनमेंट करके बताता हूँ जिससे आपको पूरा शुरू से लास्ट तक समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। तो कास्टिक सोडा का उपयोग बच्चों कहाँ कहाँ होता है इसको भी देख लेते हैं हम, क्योंकि कास्टिक सोडा का उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जैसे इसका पहला उपयोग है साबुन बनाने में। जो कास्टिक सोडा आपका है, कास्टिक सोडा का पहला उपयोग होता है साबुन बनाने में, यानी जो आप साबुन लगाते हैं ना, नहाते समय खूब लगाते होंगे साबुन, तो वही साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। कागज बनाने के लिए, रेशम बनाने के लिए, बॉक्साइड अयस्क बनाने के लिए, और विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब होता है बच्चों रंग का उड़ाना, यानी कि जैसे ही आपको शर्ट दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर हम कास्टिक सोडा जब डाल देंगे तो इसका रंग उड़ जाएगा, यानी कि इसका रंग निकल जाएगा। तो ये होता है बच्चों कास्टिक सोडा का उपयोग। अब हम सीखेंगे विरंजक चूर्ण। तो चलिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है विरंजक चूर्ण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों को रसायन विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका अगला जो अध्याय होगा उसमें आप सीखेंगे विरंजक चूर्ण। तो बच्चों विरंजक चूर्ण जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, यानी कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है। बनाने के बाद हम सीखेंगे कि विरंजक चूर्ण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है विरंजक चूर्ण। तो बच्चों विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि रासायनिक नाम, सबसे पहले उसको सीखेंगे हम। रासायनिक, ये हो गया आपका रासायनिक, 2 बार लिख दिए थे यार, ये हो गया रासायनिक नाम। तो बच्चों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम क्लोरो। ये हो गया आपका कैल्शियम क्लोरो हाइपो
क्लोराइड। ये देख लीजिए, इतना बड़ा नाम है कि आप नाम ही लिखते लिखते भूल जाएंगे। तो जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये हो गया इसका रासायनिक नाम। डा नहीं होगा, यहाँ पर टा होगा, क्लोराइड होता है। तो ये हो गया इसका रासायनिक नाम। अब चलिए देखते हैं कि इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे सामान्य नाम, ये हो गया आपका सामान्य नाम। सामान्य नाम इसका क्या होता है, इसको देख लीजिए आप। तो इसका सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण। इसका जो सामान्य नाम है वो है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कह दीजिए, या ब्लीचिंग पाउडर भी इसको लोग कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सामान्य नाम है, यानी सामान्य नाम का मतलब होता है सामान्य रूप से जो हम इसको कहते हैं, तो सामान्य नाम है इसका विरंजक चूर्ण, या फिर इसको कह सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो अणु सूत्र है उसको देखते हैं। ये आपका हो गया अणु सूत्र। तो चलिए अणु सूत्र को भी देख लेते हैं हम। तो अणु सूत्र जो विरंजक चूर्ण का है वो है आपका CaOCl2। ये है बच्चों आपका अणु सूत्र। यह है विरंजक चूर्ण का जो अणु सूत्र होता है, ये है। और इसका अणु भार की बात की जाए तो यानी कि अणु भार, तो बच्चों जब इसके अणु भार की बात की जाए तो यह होता है 127। अणु भार इसका आता है आपका 127। तो आपने देखा कि इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र, इसके बाद आ गया है आपका अणु भार। तो अणु भार आपका होता है 27। तो चलिए अब हम देखेंगे कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है। यह है विरंजक चूर्ण। तो चलिए देखते हैं कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि क्या होती है, यानी कि विरंजक चूर्ण को हम कैसे बनाएंगे। इतना महत्वपूर्ण चूर्ण है, इसको खाना नहीं है, खाइएगा मत कभी भी। इसको बनाने की विधि देखते हैं। तो बच्चों विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा चूना का मतलब होता है एकदम सूखा चूना। तो सबसे पहले हम लेंगे बुझा हुआ चूना, यानी कि लिख सकते हैं हम कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस यानी Cl2, क्लोरीन यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है बच्चों। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी आपको विरंजक चूर्ण बनाना हो तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना ले लीजिए। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर आपको मिल जाएगा विरंजक चूर्ण। तो देखा आपने कि हम विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए हमने सबसे पहले बुझे हुए चूने को लिया था। तो ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना। ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाया था। तो ये हो गया आपका क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस हम जब प्रवाहित कराएंगे तो हमको मिल जाएगा इस तरह से विरंजक चूर्ण CaOCl2। तो ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण, इतना प्राप्त हो गया। और आपको मिलेगा जल वाष्प। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बुझे हुए चूने को हमने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमको मिल गया है विरंजक चूर्ण और जल। तो इसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले है बुझा चूना, यह है आपका बुझा चूना। बुझे चूने में हमने क्लोरीन प्रवाहित कराया, ये हो गया क्लोरीन। उसके बाद हमको मिल गया है विरंजक चूर्ण और ये हमको मिला है जल। तो इतना हमको मिलेगा। जब भी हम बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करवाएंगे तो हमको मिल जाएगा आपका विरंजक चूर्ण और ये जल वाष्प। जल वाष्प बच्चों उड़ जाएगी, इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, हम पकड़ेंगे तो केवल विरंजक चूर्ण को। तो चलिए देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का अब भौतिक गुण क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो भौतिक गुण होता है ये आपका है, ये हल्के पीले रंग का होता है। जो आपका विरंजक चूर्ण है ये आपके हल्के पीले रंग का होता है। और विरंजक चूर्ण की एक खासियत है कि इसको जब आप पानी के साथ में घोल देंगे तो पानी का रंग एकदम दूधिया हो जाएगा, यानी कि सफेद हो जाएगा। विरंजक चूर्ण को जल के साथ मिलाने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। विरंजक चूर्ण को आपने देखा होगा कि आपके कुओं में लोग डालने के लिए भी आते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जो कुओं में दवाई डालते हैं, कुएं की दवाई को ही हम कहते हैं बिरंजक चूर्ण। बच्चों बिरंजक चूर्ण जो होता है ये एक प्रकार का कीटनाशक है, ये जल को शुद्ध कर देता है। यानी कि जब भी आपके कुओं का जल खराब हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा बिरंजक चूर्ण डाल देंगे तो उसमें के जो भी कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे और आप पानी को साफ साफ पीजिएगा। ये आरओ का काम तो नहीं करता है लेकिन कीटाणुओं को जरूर मार देता है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए बच्चों अब यहाँ आप देखने वाले हैं कि बिरंजक चूर्ण की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि बिरंजक चूर्ण जब किसी के साथ मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है आपका गर्म जल से अभिक्रिया। तो बच्चों आप पानी को खूब गर्म कीजिए, खूब गर्म कीजिए। खूब गर्म करने के बाद उसमें आप बिरंजक चूर्ण डाल देंगे तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे क्या होगा, कहीं दग तो नहीं जाएगा, कहीं फट तो नहीं जाएगा, सर जी बता रहे हैं कहीं आग तो नहीं लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप पानी को खूब गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें से थोड़ा सा जब बिरंजक चूर्ण डालेंगे तो आप देखेंगे एक गैस निकलेगी। एक गैस निकलेगी, वो गैस होगी बच्चों क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक लेंगे पतीला, ये हो गया पतीला। पतीले के अंदर हम ले लिए हैं पानी, यहाँ तक पानी भर दिए हैं और नीचे आप लगा दिए हैं स्टोव। ये देखिए नीचे आपका यहाँ पर स्टोव लग गया है। ये इस तरह से स्टोव में आग लगाए हैं, जल रहा है। अब जब ये पानी खूब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर आप थोड़ा सा डाल देंगे CaOCl2, यानी कि इसमें डालेंगे। यहाँ पर है आपका H2O, यानी कि जल के अंदर आप डाल रहे हैं बिरंजक चूर्ण। तो बिरंजक चूर्ण जैसे ही जल में डालेंगे तो आपको एक गैस मिलेगी, वो गैस होगी बच्चों क्लोरीन की। जब भी बिरंजक चूर्ण को गर्म जल में डालेंगे तो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि इसका रासायनिक समीकरण बता देते तो बहुत अच्छा होता, तो चलिए उसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिया है, ब्लीचिंग पाउडर को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर लिखेंगे CaOCl2, और हमने क्या लिया है जल, यानी कि पानी में हम उसको डाल रहे हैं। तो दोनों को क्रिया करवाने पर आपको मिल जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रासायनिक समीकरण, हमने लिया है ब्लीचिंग पाउडर और उसके बाद पानी में डाल रहे हैं। जब पानी में डाल दिए तो हमको मिला है CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्लोरीन गैस निकलेगी, तो यही गैस निकलेगी। तो आप देख लिए कि गर्म जल के साथ हम मिलाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को तो क्या होगा, आपको याद भी हो गया। अब इसी के बाद हम देखेंगे कि इसकी बिरंजक क्रिया। तो बच्चों बिरंजक चूर्ण की एक बिरंजक क्रिया भी है। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बिरंजक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे है आपकी बिरंजक क्रिया, यह है विरंजक क्रिया। विरंजक क्रिया यह है। तो बच्चों विरंजक का मतलब होता है किसी का रंग उड़ा देना, चेहरे का रंग उड़ जाता है बहुत से लोगों का, देख लीजिए कहीं वो फंस जाते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी तरह से विरंजक क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी कपड़े का रंग उड़ा देना, किसी फूल का रंग उड़ा देना। जो विरंजक चूर्ण है यह रंग उड़ाने में बहुत ही माहिर है, यानी कि बिरंजक चूर्ण को जब आप कपड़े पर डाल देंगे तो उसका रंग उड़ा देगा, उसका काम ही रंग का उड़ाना है। तो चलिए देखते हैं बिरंजक क्रिया। तो बच्चों जब भी आप किसी फूल के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर बिरंजक चूर्ण डालेंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा। रंग बच्चों क्यों उड़ता है, क्योंकि बिरंजक चूर्ण की क्रिया जब आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब बिरंजक चूर्ण, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। जब बिरंजक चूर्ण में थोड़ा सा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट, इसको कहते हैं हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा मिलाते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये देख लीजिए, जब भी आप
विरंजक चूर्ण के अंदर HCl या फिर H2SO4 की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से एक नवजात ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पर हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिख करके आपको बता रहे हैं कि जब आपको लेना है, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आप लेंगे विरंजक चूर्ण। ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में हमने डाल दिया है थोड़ा सा HCl, तो हमको मिल गया है ऑक्सीजन नवजात। यही है आपका नवजात ऑक्सीजन। जब भी आप विरंजक चूर्ण में HCl डालते हैं तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। यही जो नवजात ऑक्सीजन है यही रंग उड़ाने का काम करता है। यही ऑक्सीजन जो है यही रंग उड़ाने का काम करता है, और यही जल के अंदर विद्यमान छोटे छोटे कीटाणुओं को भी मारने का काम करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि ये नवजात ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है। नाम तो है नवजात, लेकिन काम है जैसे 100 जात के बराबर। यानी कि नवजात बहुत से लोगों की तरह काम करता है, कीटाणुओं को मारता है, रंग को उड़ाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है नवजात ऑक्सीजन। जब भी ये उत्पन्न हो जाता है तो रंग को उड़ाएगा या फिर कीटाणुओं को मारेगा, बिना मारे ये जाएगा नहीं। यानी कि विरंजक चूर्ण को हम अम्ल के साथ मिला रहे हैं तो हमको मिल रहा है नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन आपके रंगों को उड़ाता है या फिर क्या करता है, कीटाणुओं को भी मारता है। तो यहाँ ये देख लिए हैं कि ये क्या करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा है, क्योंकि मैं आज ये पूरा चैप्टर सोच रहा हूँ क्लियर ही कर देता हूँ, क्योंकि 2 वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको दिक्कत होगी। एक ही वीडियो में चाहता हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँ। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसके जो कार्य हैं, विरंजक चूर्ण के कार्य यानी कि उपयोग। अब देखते हैं हम उपयोग। तो चलिए देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो बच्चों, सबसे पहला उपयोग है कीटाणु नाशक के रूप में। जो इसका पहला उपयोग है ये होता है कीटाणु नाशक के रूप में। ये इसका पहला उपयोग है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब पुराने कुएं जो जितने भी बने हुए हैं, नए तो कोई बनाता नहीं है, जितने भी पुराने कुएं हैं उनमें पानी तो अभी भी होगा, तो उन पानी के अंदर छोटे छोटे कीटाणु जन्म ले लेते हैं, छोटे छोटे कीड़े उसमें आ जाते हैं, जिससे यदि आप उस पानी को पिएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए उन कीटाणुओं को मारने के लिए उसके अंदर विरंजक चूर्ण डाला जाता है। विरंजक चूर्ण जब आप उसमें डाल देंगे तो उसके जितने भी कीटाणु होते हैं वे सारे कीटाणु मर जाते हैं। यानी कि यह एक कीटाणु नाशक के रूप में काम करता है, कीटाणुओं को मारता है। इसका दूसरा है जल के शुद्धिकरण के लिए। ये दूसरा है आपका जल के शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण का मतलब बच्चों वही है, शुद्धिकरण का मतलब जल को शुद्ध करना, यानी कि कीटाणुओं को मारना। ये तो दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम दिख रहे हैं। अब अगला नंबर आ जाता है आपका तीसरा नंबर है आपका ऑक्सीकरण के रूप में। तो बच्चों, जितनी भी मिलों में चीनी बनाई जाती है, आप चीनी मिल में जाएं और देखें कि चीनी कैसे बनती है। तो चीनी जब बनती है ना बच्चों, तो वो बहुत ही भूरे रंग का होता है, बहुत ही भूरे रंग की होती है। जब उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है यानी कि विरंजक चूर्ण, तो वह चीनी सफेद रंग की हो जाती है। यानी कि चीनी को सफेद करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। यानी कि चीनी को सफेद करने के लिए, यहाँ लिखेंगे हम चीनी को सफेद करने के लिए, यानी कि भूरी से सफेद करना है उसको करने के लिए, यानी कि चीनी के सफेद करने के लिए, चीनी को सफेदी देने के लिए इसको देते हैं हम। अगला है आपका क्लोरोफार्म का उपयोग, यानी कि क्लोरोफार्म। इसको आप देख लीजिए, क्लोरोफार्म, ये एक क्लोरोफार्म, पहले इसको लिख ही देता हूं मैं, क्लोरोफार्म। तो बच्चों, जो क्लोरोफार्म है ये एक प्रकार का निश्चेतक होता है। तो बच्चों, निश्चेतक का मतलब होता है कि बेहोश कर देना। ऐसे बेहोश कर देंगे तो ऐसे, यानी कि जो क्लोरोफार्म है इसका काम है किसी को बेहोश करना। यानी कि क्लोरोफार्म बनाने के लिए भी आप जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका क्लोरोफार्म। अब इसके बाद आता है आपका पांचवा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊनी कपड़ों में ऐसा भी कर सकते हैं, ऊनी कपड़ों में। ऊनी कपड़ों में क्यों?
क्योंकि जो ऊन का कपड़ा होता है आप देखते होंगे कि वो सिकुड़ जाता है, कभी आप उसको मोड़ करके रख दीजिए कि हम अगली ठंडी में पहनेंगे तो उसी तरह क्या होता है वो सिकुड़ा रहता है। तो आप कपड़ों को सिकुड़ने ना पाए इसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम बिरंजक चूर्ण लगाते हैं, यानी कि ऊनी कपड़ों को हम बिरंजक चूर्ण में धुल देंगे तो ऊनी कपड़े एकदम से पूरी तरह से फैल जाएंगे, सिकुड़ेंगे नहीं, तो यानी कि ऊनी कपड़ों में। तो ये हो गया आपका बिरंजक चूर्ण, आपने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब इसके बाद हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, बेकिंग माने बेक माने बनाना, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा ये है। यहाँ पर बेकिंग सोडा के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि बेकिंग सोडा वास्तव में होता क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घरों में, गांव में, दुकानों पर उनसे कहा जाता है कि बेकिंग सोडा लेकर आइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो बेकिंग सोडा क्या, हम तो जानते ही नहीं इसको बेकिंग सोडा को। तो बच्चों बेकिंग सोडा जो आप खाते हैं उसी सोडे को कहा जाता है बेकिंग सोडा। यानी कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका रासायनिक नाम, पहले नाम से शुरुआत करते हैं इसका। तो रासायनिक नाम जो इसका होता है इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका तो एकदम इजी सा नाम है, नेट। यह हो गया बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है उसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए इसका रासायनिक नाम के बाद इसका हम सामान्य नाम भी जानते हैं। इसका सामान्य नाम होता है, जिसका सामान्य रूप से सभी लोग बुलाते हैं, इसको कहते हैं खाने का सोडा। इसको आप दुकान पर मांगेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। यही है आपका खाने का सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है उसी को बच्चों बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सामान्य नाम होता है उसको कहते हैं हम खाने का सोडा। अब चलिए इसका देख लेते हैं हम अणु सूत्र। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि अणु सूत्र बताइए। तो अणु सूत्र होगा इसका NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र है वो होता है NaHCO3। ये इसका है अणु सूत्र। अब इसके बाद इसका देख लेते हैं हम अणु भार। ये है इसका अणु भार। तो इसका अणु भार होता है 84 यानी कि 84। ये हो गया। तो आपने देखा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का जो सामान्य नाम है उसको देख लिए है, बेकिंग सोडा का जो अणु सूत्र होता है उसको देख लिए, बेकिंग सोडा का जो अणु भार है उसको। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा के बारे में सामान्य जानकारी। अब चलिए देखते हैं कि बेकिंग सोडा को वास्तव में बनाया कैसे जाता है, यानी कि जो आपका बेकिंग सोडा है इसको आप बनाएंगे कैसे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यानी कि बेकिंग सोडा को वास्तव में हम बनाएंगे कैसे। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि बेकिंग सोडा हम घर पे बना लेंगे, तो आप बना नहीं सकते हैं। इसका जो है थोड़ा प्रैक्टिकल मत करना, क्योंकि मैं जैसे बना रहा हूँ ये केवल लैब में ही बनाया जा सकता है, घर पर उपयोग मत कीजिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट में, ये तो बहुत दूसरा मार्कर था, यहाँ पर देख लीजिए ये है आपका सोडियम कार्बोनेट में नेट के कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि बेकिंग सोडा को हम कैसे बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमको चाहिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो संतृप्त जलीय विलयन होगा, उस संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करवाएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाएगी तो उसके साथ क्रिया करके बेकिंग सोडा हमको देगी, यानी कि बेकिंग सोडा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण देखने से पहले आपको मैं इसको चित्र की सहायता से भी समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक, मान लीजिए कोई टैंक है, इस टैंक के अंदर आपका रखा गया है सोडियम कार्बोनेट।
यानी कि Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, यही तो होता है शायद, हाँ यही है, सोडियम कार्बोनेट रखा है। इसी सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाएंगे, CO2, यह है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रवाहित करवाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इस साइड से आपको मिलेगा बेकिंग सोडा, यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे बेकिंग सोडा। तो ये हो गया इसका जो चित्र था, चित्र की सहायता से कि हम सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाएंगे तो इसके साथ में मिलकर क्रिया कर लेगी, और क्रिया करने के बाद आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा देगी। अब चलिए हम इसको रासायनिक समीकरण की सहायता से समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले आप यहाँ पर सीरियल बाई सबका नाम भी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेना है यहाँ पर, और सोडियम कार्बोनेट का जो संतृप्त जलीय विलयन है, जलीय का मतलब उसमें जल भी होगा तो जल लिख देते हैं, और उसके बाद क्या है उसमें प्रवाहित करा रहे हैं, देख रहे हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेंगे। अब तीनों को जब मिलाएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपको सोडियम बाई कार्बोनेट मिलेगा। सोडियम बाई कार्बोनेट का मतलब होता है बेकिंग सोडा, जो कि हमको यहाँ मिलेगा 2NaHCO3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ उसका नाम लिख देता हूँ, यह है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये यहाँ पर थोड़ा ही लिखता हूँ सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका ऑक्साइड गैस, और यहाँ पर हमको मिला है ये बेकिंग सोडा। इस तरह से आप बेकिंग सोडा को प्राप्त करेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी आसान तरीके से हमने बेकिंग सोडा बनाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है। यानी कि बेकिंग सोडा तो बना लिए, घर पर बनाए या कंपनी में बनाए, तो कंपनी वाले बेकिंग सोडा जब बनाते हैं तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ढेर सारा बना लेंगे तो क्या अपने घर में रखेंगे, उसमें पैसा लगा करके उसको घर में नहीं रखेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। तो भैया मार्केट में बेचने से क्या होगा, हम क्यों खरीदें बेकिंग सोडा, हम क्यों खरीदे भाई। तो भैया बेकिंग सोडा आपके काम का वस्तु है तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए, आपका काम ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो पहला इसका जो फर्स्ट काम है उसको सीखने वाले हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो कंपनी वाले बेकिंग सोडा बनाते हैं उसको हम क्यों लें, हमने आपको पहले ही बताया था कि बेकिंग सोडा को हम क्यों खरीदें। तो खरीदने का कारण जो है वही आपका उपयोग है। हम खरीदते हैं तो उसको अपने उपयोग के लिए, तो अपने उपयोग को हम उसको कैसे लेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले आपका है पहला उपयोग जो बेकिंग सोडा का है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए। पेट की अम्लता ये है दूर करने के लिए। तो ये पहला है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेट की अम्लता दूर करने के लिए। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है पेट की अम्लता। तो बच्चों जब आप अधिक से अधिक खाना खा लेते हैं, शादी विवाह में फ्री का खाना पाते हैं तो खा लेते हैं, तो इतना खा लेते हैं कि आपका पेटवा से फूल आता है। जब ऐसे फूल आएगा तो आपके पेट के अंदर अम्ल ज्यादा बन जाएगा। जब अम्ल ज्यादा बन जाएगा तो आपके पेट में दर्द होगा, तो कहेंगे अरे बहुत पिराता है दर्द, माँ पेट बहुत दर्द करता है, यानी कि पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द क्यों होने लगा, क्योंकि आपके पेट में अम्ल ज्यादा बन गया है। अम्ल ज्यादा बन गया है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो ठीक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का घोल पिएंगे। यानी कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, पानी में मिलाएंगे, घोल लेंगे, उसको गटक जाएंगे तो पी लेंगे, तो आपके पेट के अंदर की जो अम्लता है वो दूर हो जाएगी। यानी कि जो आपका पेट का दर्द था वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये है इसका पहला उपयोग। अब दूसरा उपयोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दूसरा वाला उपयोग है आपका झाग युक्त पेय पदार्थ। यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, ये हो गया, झा से झंडा होगा भैया, हम तो लिख भी नहीं पाते हैं। ये हो गया झाग युक्त पेय पदार्थ।
तो ये हो गया झाग युक्त पेय पदार्थ। तो बहुत से वो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये झाग युक्त पेय पदार्थ क्या है, क्या उसमें झाग ही झाग रहेगा। तो बच्चों आप सही सोच रहे हैं। झाग युक्त पेय पदार्थ का मतलब होता है जैसे पेप्सी, कोला, और सड़कों पर जो लगाए रहते हैं ना गाड़ियों में, क्या कहते हैं उसको, सोडा। तो सोडा, इन सभी पेय पदार्थों को बनाने के लिए ही हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसको जब आप पीते हैं ना तो एक प्रकार का ढकार आता है जिसमें आपको अच्छा फीलिंग होता है, एकदम आप आनंदित हो जाते हैं। यानी कि झाग युक्त पेय पदार्थ का मतलब है पेप्सी, कोला और जो सोडा होता है, वो सब पेय पदार्थ बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा का उपयोग करना होता है। तो यदि आप दुकान खोलना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा का नाम सुने रहिएगा। आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। इसको मैं बिजनेस नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोला हूं। तो इसका अगला उपयोग देखते हैं। इसका जो नेक्स्ट उपयोग है उसको देखते हैं। तो अगला उपयोग है आग बुझाने में। आग बुझाने में, यह हो गया बुझाने में। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे बेकिंग सोडा आग बुझाएगा। यह थोड़ी ना बाल्टी लेकर पानी आएगा, ये नहीं आएगा बाल्टी भर के पानी लेकर के कि आपके घर में लगी आग बुझाएगा। ये जो आग बुझाने में जो उपयोग है, इसका उपयोग आप देखे होंगे कि पेट्रोल पंप पर और अन्य जो कार्यालय होते हैं उन सभी कार्यालयों में एक टैंक होता है लाल रंग का। एक टैंक ऐसे बना होता है, इस तरह से देखिए, ऐसे टैंक होता है ये, और इसमें यहाँ पर एक पाइप लगी रहती है। पाइप ऐसे आके यहाँ बंद रहती है। यहाँ पर इस तरह के टैंक आपने देखे होंगे। इसी टैंक के अंदर आपका बेकिंग सोडा डाला रहता है। बेकिंग सोडा इसके अंदर भरा रहता है। जब कहीं आग लग जाती है तो हम इसी टैंक को लेकर जाते हैं, ऐसा सरसर सरसर करते हैं ना, आग बुझ जाती है। तो उस आग बुझाने में आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ होता है वो है बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा तो आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहेगी, तो जिसके कारण आपकी आग फैलेगी नहीं, बुझ जाएगी। क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है और चारों ओर, आग के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, जिससे कि आग आगे की ओर न फैल पाए, आग कंट्रोल की जा सके। तो आग बुझाने में भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो आगे देखिए, अगला जो उपयोग है इसका, बेकिंग पाउडर निर्माण में, चर्म रोग के निदान में। यानी कि आपका है चर्म रोग निदान। ये हो गया चर्म रोग निदान। तो इसको आप सोच रहे होंगे कि चर्म रोग निदान क्या है। तो चर्म रोग निदान का मतलब होता है कि जो चमड़ों के ऊपर, स्किन में आपके कोई ना कोई रोग हो जाता है। बहुत से लोगों को हो भी जाता है चमड़े में रोग। तो उस चमड़े में लगा रोग ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यानी कि चमड़े के ऊपर किसी भी प्रकार का रोग हो जाए तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह हो गया। अगला है आपका कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने। यानी कि यहाँ पर आगे होगा आपका कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। यह हो गया बढ़ाने में। तो बच्चों यहाँ पर जो आप गांव में देखते होंगे कि कच्चा दूध लोग वैसे रख देते हैं। तो क्या होता है कि कच्चा दूध जब आप वैसे रख देंगे तो थोड़े समय के बाद, 2, 4, 5 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद फट जाता है, यानी कि खराब हो जाता है दूध। तो दूध न खराब होने पाए इसके लिए हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो जब आप दूध के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो जो दूध समय से पहले फट जाता है वो फटने में और ज्यादा समय लगाता है, यानी कि जल्दी खराब नहीं होता है। तो दूध को यदि आप चाहते हैं कि खराब ना हो तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के रख दीजिएगा, निश्चित ही आपका दूध खराब नहीं होगा। यदि आपका दूध चाहते हैं कि खराब हो रहा है तो आप मेरे घर पर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ दूध की कमी है और हम चाहते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो कि दूध जिसके यहाँ ज्यादा हो जाए वो मेरे यहाँ भेज सकता है। ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। आपको बता रहा हूँ कि दूध को फटने के समय को बढ़ाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए कि बेकिंग सोडा कितना महत्वपूर्ण है, कैसे बनाते हैं। और ये उसका भौतिक गुण तो मैंने आपको बताया कि ये क्रिस्टलीय होता है, थोड़ा ठोस टाइप का होता है, तो भौतिक गुण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है।